गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। पर चूंकि 49 पे ख़त्म हो गया है तो एक लेक्चर और लगा के पूरी 50 मार लेते हैं। तो 50 लेक्चर में हमारा जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एक मिनट। अब उसके पहले जो है वो पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले की एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी बना के उसके अंदर फॉर्मूला लिखें, कंसेप्ट्स लिखें, इक्विवेलेंट बैटरी मेथड या जो जो मैंने समझाए हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, वो सब के सब लगाएं उसके अंदर। और उसके बाद जो है वो उसको याद रखें और अब क्वेश्चंस लगाने। एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे मान लो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट किया तो बच्चे क्या करते हैं, उसी समय उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला लेक्चर आया, अगले दिन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसके बाद डाउट्स भेज देते हैं। अब वो डाउट्स क्या होता है, वो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होता है, उन्हें कुछ पता तो रहता नहीं क्योंकि नया नया पढ़ा रहता है। इससे अच्छा क्या करो कि आज जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर दिया, तो आज से तुम सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले 7 दिन तक क्वेश्चन लगाओ। जो बुक तुम्हें आती है, मिलती है, वो क्वेश्चंस उसके सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद अब जो डाउट्स आएंगे वो तुम्हारे रियल डाउट्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब मेरे अनुसार मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए। अब जब सारे कंसेप्ट्स बता दिए हैं तो उससे सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। एक हाथ दो छोड़ दो, बाकी 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। तो वो जो क्वेश्चन है वो तुम सॉल्व करके देखो। और अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब स्टार्ट होगा तो उसके 5, 6, 7 लेक्चर तक कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे देखना है, कॉपी में नोट करना, खत्म। और जब तक 5-7 दिन तक करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम मजबूत कर लो, डाउट्स आते हैं मुझसे पूछो, ठीक है। तो अपन आज उसी के कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। तो एक मैंने ऐसा बताया था तुमको कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है तो उसके अंदर जब अपन टेम्परेचर रेस करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो रेजिस्टेंस बदल जाता है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R = R0 1 + α/t। जहाँ पे R0 क्या था तो R0 इज द टेम्परेचर, R0 इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और R क्या था? इट इज़ द रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये जो दो अलग अलग थे, इसके बेसिस पे हमने क्या बोला था कि इंडिविजुअल एक वायर का ये टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस होगा और अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिसमें अल्फा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता, निगेटिव भी हो सकता। पॉजिटिव यदि होता है अल्फा, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और निगेटिव होता है इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं आज। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चंस को। तो मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ और आप लोग जो है उसको हाथ के हाथ ही लिखते जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले मैंने नहीं पढ़ाया, छूट गया होगा। टू रेजिस्टेंसेस विद टेम्परेचर कोफिशिएंट, लिख लें हाथ के आदि। टू रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा एंड अल्फा 2 have resistances R1 and R2 at 0 degree centigrade. Find the temperature coefficient. Find the temperature coefficient of the compound resistance consisting of two resistance joined in series बी पैरेलल। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है। टू रेजिस्टेंसेस जिनका कोफिशिएंट क्या है? अल्फा 1
और अल्फ़ा 2 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये, थर्मल कोफिशिएंट्स, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका टेम्परेचर R1 R2 है। और यदि अपन इनको सीरीज़ में लगा देते हैं दोनों रेजिस्टेंसेस को, तो ये बताओ कि जो कंपाउंड रेजिस्टेंस बना, नया रेजिस्टेंस बना, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, और जब अपन इसको पैरेलल में लगा देंगे तो फिर उसका कंपाउंड रेजिस्टेंस, जो नया रेजिस्टेंस बना, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप कर पा रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आप पॉज का बटन दबा सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें कोई डाउट है, तो आप इसको कंटिन्यू करें। देखें, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये दोनों मिला के सीरीज़ में, यानी सीरीज़ में लगा दिए जाते हैं तो एक तीसरा रेजिस्टेंस बन जाता, ये तीसरा रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, पहले वाले का एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, और तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में तो ऐसे ही होता है कि कितने डिग्री पे बात कर रहे हैं अपन, ये 0 डिग्री पे, क्योंकि R1 में R2 जुड़ गया। आ रही बात समझ में, ये R1 था, ये R2 था, तो ये R1 और R2 जुड़ गए तो रेजिस्टेंस नया कितना हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। अब R1 रेजिस्टेंस इसका, R2 इसका, कब, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। ठीक, अब एट T डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, तो एट T डिग्री सेंटीग्रेड मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1 डैश, तो इसका R2 डैश, तो इसका R इक्विवेलेंट डैश, क्योंकि ये बेसिकली R इक्विवेलेंट ही तो है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, 1 T1 नहीं, 1 प्लस अल्फा 1 टी, ये हटाओ, 1 प्लस अल्फा 1 टी। आ रही बात समझ में। और R2 क्या बनेगा, तो R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2 टी, इसका क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। सही है। अरे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ये जनरल फार्मूला हमारे पास। तो ये जनरल फार्मूले को मैंने 3 बार लगा दिया। पहले R इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा टी लगाया, तो यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, अगली बार 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर इक्विवेलेंट ले लिया, इधर इक्विवेलेंट, फिर इक्विवेलेंट, वही फार्मूला है, बार बार लगा रहा हूँ मैं उसको। तो R1 में लगा दिया, R2 में लगा दिया, और R इक्विवेलेंट में लगा दिया। कोई डाउट? अब बताओ क्या करें। ये जो R इक्विवेलेंट है इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, और ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो यही है ना, R1 प्लस R2। ये जो R इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू क्या, R1 प्लस R2। तो इस R इक्विवेलेंट की जगह अपन ये R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा इस जगह पर R1 प्लस R2 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। और हमें ये बताया कि जो R इक्विवेलेंट आएगा, R डैश इक्विवेलेंट आएगा, वो R1 डैश प्लस R2 डैश ही होगा। सिर्फ इतना हिस्सा देख लो, चलो इतना हिस्सा देखो, क्या ये मैंने सही लिखा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, सभी को पता सीरीज में से ही होता है। ये वाला R1 है और ये वाला R2 है, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा। तो R डैश इक्विवेलेंट क्या होगा, R डैश इक्विवेलेंट R1 डैश प्लस R2 डैश होगा। डैश तो लगा दिया सब में, इसमें यहाँ डैश, ये डैश, ये डैश, तो ये डैश, ये डैश, ये डैश, तो ये R इक्विवेलेंट डैश क्या हो गया, R1 डैश प्लस R2 डैश हो गया। और चूंकि R इक्विवेलेंट अपने आप पे डैश के साथ अगर लगाते हैं तो R इक्विवेलेंट डैश, R इक्विवेलेंट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट ही होता है। तो ये R इक्विवेलेंट जो है इसकी जगह मैंने R1 प्लस R2 लिख दिया और 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट ही लिख दिया। आगे बात समझ में। अब क्या करूंगा कि सर मैं इतना हिस्सा लिखूंगा और इतना हिस्सा लिखूंगा, बीच वाला R इक्विवेलेंट छोड़ दूंगा। तो मुझे क्या मिला, R1 डैश प्लस R2 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट टी, ये मिल गया। अब R1 डैश की वैल्यू क्या है, ये है R1 डैश की वैल्यू, यहां से उठाई यहाँ डाली, डाल दो,
वो है R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 टी, और इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल देना। तो वो क्या है, प्लस R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2 टी विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। कुछ नहीं करा, ऐसा कैसे लिख दिया, ये वाली चीज का कुछ नहीं करा, ये ऐसा ही लिखा हुआ, सिर्फ इसकी वैल्यू डाल दी मैंने ये, और R2 डैश की वैल्यू डाल दी R2 प्लस 1 प्लस अल्फा टी। कोई डाउट? आगे देखें, मल्टीप्लाई करो, R1 प्लस R1 अल्फा 1 टी प्लस R2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो इसका इसमें करोगे तो R2 बचेगा, इसका इसमें करोगे तो R2 अल्फा 2 टी विच इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लीकेशन 1 में होगा तो आएगा R1 प्लस R2, फिर इसी का मल्टीप्लीकेशन इस वाले में होगा तो उसके साथ प्लस करके क्या आएगा, R1 प्लस R2 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट टी। सही है। अब ये वाला को ऐसा लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R1 अल्फा 1 टी प्लस R2 अल्फा 2 टी। कुछ नहीं करा, जमा दिया है मैंने, देख लो, ये जो R1 था ये R1 है, ये R2 था ये R2 है, अल्फा 1 टी यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, आगे पीछे करके लिख दिया। इसके बाद इस वाले को भी ऐसे लिखा, R1 प्लस R2 तो ऐसे लिख दिया, और इसका मल्टीप्लीकेशन R1 प्लस R2, चलो इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, ऐसा कैसे उतार देता हूँ उसको, तो प्लस R1 प्लस R2 अल्फा इक्विवेलेंट टी। अब देखो, R1 से R1 और R2 से R2 गया, इन दोनों में से T कॉमन आ गया, T कॉमन आ गया तो क्या बचा, T R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2। दिख रहा है यहाँ तक, T कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा और एक ये बचा, तो T कॉमन आ गया इन दोनों में से। इधर साइड क्या बचा, R1 प्लस R2 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट टी। अब T से फिर से T कैंसिल हो गया, तो मैं अल्फा इक्विवेलेंट निकालना था, तो अल्फा इक्विवेलेंट हो गया R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट अल्फा का फॉर्मूला है कायमे सीरीज में। ऐसे सारे फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि वहाँ पे अपन ये डिराइव नहीं कर पाएंगे, डिराइव कराता हूँ मैं कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो इसलिए कर दिया क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लो पैरेलल का आ जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे, डिराइव करना पड़ेगा ना। तो एक बार डिराइव करा दिया, अब याद कर लीजिए, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2, कब, जब सीरीज में लगाते हैं। चलो ऊपर ले लिया मैंने, अब पॉज का बटन दबाएं, नोट करना चालू करें, दबाएं पॉज। चलो नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, चलिए और नीचे ले रहा हूं, पॉज का बटन दबाएं। ठीक है, चलो अब यही क्वेश्चन जो है वो पैरेलल में करना है तुमको। तो पैरेलल में कैसे करोगे, तो फॉर्मूला लगेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो उसका फिर अपने को फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा एक बार और। तो एक बार करते हैं पैरेलल के लिए, तुम ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे बहुत सारों के चेहरे से दिख रहा, करने वाले हैं नहीं, आगे वीडियो देख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देख लो, देखते कैसे करते हैं। ठीक है, पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाले में क्या करना है, थोड़ा कठिन है पैरेलल वाला।
पैरेलल में इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट निकालना, बेसिकली यही निकालना ना। तो हमने क्या बोला, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा एक और रेजिस्टेंस है, इनको कंबाइन कर दिया तो एक नया रेजिस्टेंस और बन गया। इसका रेजिस्टेंस था R1 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसे ही किया था ना पहले भी। इसका R2 था, तो इसका R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये केस पहला है जिसमें अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं। उसके बाद हम चालू होते हैं एट T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो टेम्परेचर था, रेजिस्टेंस था R1 डैश विच इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T, यहाँ पे 1 आएगा। दूसरी वाली का था R2 डैश इज इक्वल टू R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2T, और इसका क्या था, R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू T। तो ये जो तीन फार्मूले आए हैं, एक, ये 2 और ये 3, ये कब आए ये तीन फार्मूले, जब टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, चलो अब क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला जो R इक्विवेलेंट है, ये वाला, इसको यदि यहाँ पे लिखूं तो ये R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख पाऊंगा मैं, R इक्विवेलेंट डैश की जगह क्या लिख पाऊंगा और R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख पाऊंगा, ये सोचना है तुमको। तो R इक्विवेलेंट डैश यहाँ पे देखो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। इसका मतलब 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 R2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर इधर होता है R2 प्लस R1। इसका मतलब R आता R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मैंने पलटा दिया उसको। ये जो लिखा है ना, इसको पलटा दिया, कुछ नहीं करा, तो ये बन गया नीचे वाला। तो ये अपन लगाते हैं पैरेलल में फॉर्मूला, याद है कि नहीं लगा, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम, पैरेलल में। अब मान लो कि मैंने यहाँ R इक्विवेलेंट डैश पूछा, तो यहाँ R इक्विवेलेंट आ जाएगा, डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे जब डैश आएगा तो सब में डैश आएगा। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह R1 डैश R2 डैश अपॉन R1 डैश प्लस R2 डैश, ये ऐसा हो गया। मान लो कि डैश नहीं होता, सिर्फ R इक्विवेलेंट होता, तो यहाँ से सब दूसरे डैश हट जाते हैं, यहाँ से भी हट जाता है, यहाँ से हट गया तो इन तीनों में से भी हट गया, दोनों में से। इसकी जगह क्या आता, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आता, अंदर बचता 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू T। आ रही बात समझ में आता? ठीक है, क्या आगे सॉल्व करके अल्फा इक्विवेलेंट निकाल पाओगे? यहाँ तक समझा दिया, क्या आगे निकाल पाओगे? निकाल पाओगे तो कर लो सॉल्व। कैसे करूँ बोलो? सिंपल सी बात है, ये जो लिखा हुआ है ये, इसकी जो वैल्यू है ये उठा के यहाँ रखनी पड़ेगी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू R2 में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी तो तुमने रखी थी R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो ये जो R1 डैश है 1 प्लस अल्फा 1T है, तो R1 डैश की जगह क्या लिखा, R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1T। R2 की जगह क्या लिखा, R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2T, और नीचे R1 प्लस R2, यानी इसका और इसका सम है, तो क्या R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1T प्लस R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2T विच इज इक्वल टू, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। तो इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा, फिर इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो ये होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक बार ये 1 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पूरा का पूरा 1 में मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, प्लस करके ये पूरा जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2
इंटू अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। आ रही बात समझ में आता है? अब बताओ क्या करूं? ये तो बन गया 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट अपॉन टी। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से करना है कि अपना जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाए, इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सॉरी हेलो, हाँ, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे बताओ? लंबा चौड़ा चला गया है तो कुछ काटा पीटी मचाएं, पहले तो छोटा करें उसको। क्या कॉमन निकल के कट रहा है? देखो R1 R2 कट रहा है, दिख रहा है मुझको। ये R1 ये R2, ये R1 R2 ये R1 R2 कैंसिल होगा। देखो इसको कॉमन निकाल लेते या ऊपर तो ऐसा हो जाता ऊपर वाले जैसा, तो R1 R2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाते हैं ना इससे। तो ये R1 R2 जैसे ये है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दो तो क्या बचेगा? 1 का 1 में करोगे तो 1, प्लस 1 का करोगे तो अल्फ़ा 2 टी, प्लस अल्फ़ा 1 टी का 1 में करोगे तो अल्फ़ा 1 टी, प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टी स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या है? R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा 1 टी, प्लस R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा 2 टी, विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों में से यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस R2 बचा, और अंदर क्या बचा? 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी। ठीक है, तुम ये वाली स्टेप ना भी लेते ना तो भी चलता, यहीं से ये दोनों कट जाते तो ये R1 प्लस R2 ये आ जाता और ये इसके साथ आ जाता। ठीक, अच्छा, अब इसमें से ना इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि अल्फ़ा 1 स्मॉल है और अल्फ़ा 2 भी स्मॉल है, और जब ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 स्मॉल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन और स्मॉल हो जाता है, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने निगलेक्ट कर दिया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये वाला बचा है 1 प्लस अल्फ़ा 2 टी प्लस अल्फ़ा 1 टी ब्रैकेट में R1 प्लस R2, इधर साइड से ये पूरा जाएगा उस साइड। ठीक है, ये पूरा जाएगा तो पहले मैं इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लिख देता हूँ। R1 प्लस R1 अल्फ़ा टी प्लस R2 प्लस R2 अल्फ़ा 2 टी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा इक्विवेलेंट इंटू टी। मल्टीप्लाई करो, इसका करो इसमें और सब में करते हो तो ये आएगा R1 प्लस R1 अल्फ़ा 2 टी प्लस R1 अल्फ़ा 1 टी प्लस R2 प्लस R2 अल्फ़ा 2 टी प्लस R2 अल्फ़ा 1 टी विच इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे 1 में करोगे तो ये पूरा ऐसा कैसे आ जाएगा? तो हो जाएगा R1 प्लस R1 अल्फ़ा टी प्लस, ये अल्फ़ा मतलब कौन सा अल्फ़ा है? 1 है 2 है क्या है? ये R1, एक मिनट, ये 1 था 2 था कि R1 अल्फ़ा 1 टी, ये नीचे से बोल गया था ना तो 1 हुआ है, 1 क्योंकि पीछे 2 आ गया, तो ये 1 है। अगला है R2 अल्फ़ा 2 टी, ये तो अपन ने इसका पूरे का इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस पूरे का इसमें R इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा R1 अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी प्लस R1 अल्फ़ा 1 टी स्क्वायर अल्फ़ा इक्विवेलेंट प्लस R2 के बाद क्या है? ये R2 इंटू अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी प्लस R2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इक्विवेलेंट टी स्क्वायर। अब देखो थोड़ा काट पीट देते हैं, R1 से R1 कट गया, R1 अल्फ़ा 1 टी, R1 अल्फ़ा 1 टी R1 अल्फ़ा 1 टी से कट गया, R2 अल्फ़ा 2 टी R2 अल्फ़ा 2 टी किससे कट गया। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, और R2 भी आया होगा कहीं ना कहीं। R2 कहाँ गया? इसका जो R2 गया था यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा
R2 का भी होगा ना, ये वाला रह गया मल्टीप्लिकेशन होना। R2, एक मिनट, ये R1 अल्फ़ा 1 T, R2 अल्फ़ा 2 T। यहाँ पे एक R2 छूट गया बीच में, यहाँ एक R2 है, तो प्लस R2, और वो जो है वो कैंसिल आउट हो गया है इससे। तुम खुद करके देख लेना पूरा, ठीक, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो R1 अल्फ़ा 2 T प्लस R2 अल्फ़ा 1 T इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, R1 अल्फ़ा इक्विवेलेंट T प्लस R1 अल्फ़ा 1 T स्क्वायर अल्फ़ा इक्विवेलेंट प्लस R2 अल्फ़ा इक्विवेलेंट T प्लस R2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इक्विवेलेंट T स्क्वायर। ठीक, अब देखें ये वाली जो टर्म है, ये और ये निग्लिजिबल है, क्योंकि जब जब दो अल्फ़ा आ जाते हैं, ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, तो ये छोटे होते हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई करके बहुत छोटा हो जाता है। तो इसको भी निगलेक्ट करना है और इसको भी निगलेक्ट करना है। तो अब तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये बचेगी चार टर्म्स, R1 अल्फ़ा 2 T प्लस R2 अल्फ़ा 1 T इक्वल टू R1 अल्फ़ा इक्विवेलेंट T प्लस R2 अल्फ़ा इक्विवेलेंट T। अब इनमें से T कॉमन निकल के फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस दोनों में भी T है, इन दोनों में भी T है, कॉमन निकल के कैंसिल आउट होगा। तो क्या बचा, R1 अल्फ़ा 2 प्लस R2 अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा इक्विवेलेंट कॉमन, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2, तो इससे अल्फ़ा इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 अल्फ़ा 2 प्लस R2 अल्फ़ा 1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फार्मूला इसका, ठीक है, ये फार्मूला। कब लगाना है फार्मूला, जब इक्विवेलेंट पैरेलल में पूछा हो। इसके पहले वाला जो फार्मूला था वो सीरीज में था, ठीक है, इसके पहले वाला एक फार्मूला था ना ऊपर, ये सीरीज में था, जो अपन ने ये निकाला था ये वाला। तो ये वाला फार्मूला सीरीज में याद रखना है, और नीचे वाला जो निकाला है वो पैरेलल में याद रखना, ठीक। उसको याद ही कर लेना, क्योंकि वहाँ परीक्षा में कर नहीं पाओगे, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, उसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कट पिटने में गलती हो गई आएगा नहीं आंसर। अब याद रखना कैसे है ये बता देता हूँ पहले, फिर नोट कर लेना। देखो अल्फ़ा 1 के साथ R2 आया और अल्फ़ा 2 के साथ R1 आया, सही है ना, ये ना नीचे तो R1 प्लस R2 है तो सही है, ये 2 के साथ 1 आया है, 1 के साथ 2 आया है, ये काय में हुआ, पैरेलल में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। जबकि सीरीज में सेम फार्मूला, R1 प्लस R2 नीचे, लेकिन 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, यानी R1 अल्फ़ा 1 प्लस R2 अल्फ़ा 2 ये सीरीज का है अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट अल्फ़ा निकाल देता है, और इसमें R1 अल्फ़ा 2 प्लस R2 अल्फ़ा 1 अपॉन R1 प्लस R2 ये अल्फ़ा इक्विवेलेंट निकाल देता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि लिख लें, तो पॉज दबाएं और लिख लें इसको। चलिए नीचे ले रहा हूँ, दबाएं, पॉज, लिख लें, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक लिख लें। चलिए पॉज दबाएं, लिख लें आगे। तो ये दोनों फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब इनका मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या बना दिए अपन ने फॉर्मूले। तो हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, जब सीरीज और पैरेलल में लगा देंगे अल्फ़ा, ठीक है, यानी अल्फ़ा कुल मिला के कितना हो जाएगा ऐसा अपन पता कर रहे हैं, इक्विवेलेंट अल्फ़ा। क्वेश्चन देखते हैं, लिखे क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखते हैं। टू रेजिस्टेंसेस विद टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये तो लिख लिया है, कर लिया है ना, यही तो करा है अपन ने। दूसरा क्वेश्चन देखो, टू रेजिस्टेंस की जगह टू कॉइल्स कर दो, टू रेजिस्टेंस कॉइल्स। टू रेजिस्टेंस कॉइल्स आर कनेक्टेड in series, have resistance of 600 ohms,
and 300 ohms at 20 degree centigrade and temperature coefficient (0.001 degree centigrade inverse and 0.004 degree centigrade inverse respectively. Find the resistance of the combination. Find the resistance of the combination at temperature of 50 degree centigrade. What is the effective temperature coefficient of combination? What is the effective temperature coefficient of the combination? ये इसका बी पार्ट है, ठीक है. ए पार्ट क्या है? फाइंड. ये वाला ए पार्ट. चलिए पहले क्वेश्चन एक बार देख लें, लिख लें, पढ़ें, सॉल्व करने की कोशिश करें. Two coils are connected in series, have resistance 600 ohms and 300 ohms at 20 degree centigrade. पहला का रेजिस्टेंस है 600 ohms, दूसरे का रेजिस्टेंस है 300 ohms. कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है? एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ये दो रेजिस्टेंसेस हैं. नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो जो नया सीरीज में बना वो आया R1 प्लस R2. तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 600 ohms प्लस 300 ohms बराबर 900 ohms. यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है. यही तो बोल रहा है वो. दो कॉइल 600 ओम की, एक 300 ओम की, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 900 ओम्स आ गया टोटल. ये तीनों बातें 20 डिग्री की है. ये भी 20 डिग्री पे, ये भी 20 डिग्री पे, ये भी 20 डिग्री पे. अब क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इतने होते हैं तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यदि अपन रेजिस्टेंस पता करना चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कितना आएगा? तो अब सेकेंड केस अपन बनाएंगे. सेकेंड केस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये बताओ कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब है 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अंतर कितने का आया? डिफरेंस कितने का आया? तो इट विल बी 50 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री. यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज किया. और जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है. उसका फॉर्मूला क्या? R1 डैश इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी. R2 डैश इज इक्वल टू R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2 टी. और ये जो इक्विवेलेंट आया ये तो अपन निकाल लेंगे सीरीज का. R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू R1 डैश प्लस R2 डैश. अब पहले अपन R1 डैश कैलकुलेट करें. R1 डैश के लिए हमने यहाँ क्या लिखा? R1 डैश इज इक्वल टू R1 600 है, 600 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी. अल्फा ये है अल्फा, ठीक है, अल्फा. और ये है अगला अल्फा. तो 0.001 तो 0.001 अल्फा है. अल्फा के बाद अपने को टी लिखना है और टी का वैल्यू है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि टी इसका और इसका डिफरेंस है ना, तो दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ना. तो 1 प्लस अल्फा टी लगा दिया. इससे R1 डैश मिला 600 ब्रैकेट में 1 प्लस ये हटा तो कुल मिला के 0.3 बचेगा. तो इट विल बी 600 इंटू 1.3. R1 डैश विल बी 600 इंटू 1.3. इसको सॉल्व कर लेंगे तो R1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. R1 डैश की वैल्यू आ जाएगी.
तो R1 डैश जो है वो सॉल्व करने से आ रहा है 600 एंड समथिंग। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा R2 डैश 300 से आएगा ना, इट विल बी 618। एक मिनट कैलकुलेटर से लगा लो, 6 से 6 is 18, 600 618, तो 600 इंटू 1.3, तो 6 is 18, कैरी 1 6, 19। $780 आ रहा। ठीक है ना, पॉइंट की गड़बड़ तो नहीं हो गई? 0.01 है क्या? ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 0.03 आएगा, 0.03, तो इट विल बी 600 इंटू 1.03। मिटा दो उसको, 1.03, तो ये 600 के आसपास ही आ जाना चाहिए। तो ये 600 का मल्टीप्लिकेशन अपने को किस में करना? 1.03 में करना। ठीक है, तो 600 इंटू 1.03। एक मिनट रुकें, एग्जैक्ट कैलकुलेटर से ही करके बता देता हूँ, समय कौन ख़राब करे। ये लाइट वाला कैलकुलेटर है, चल ही नहीं रहा। चलो कर लेना सॉल्व। तो ये आएगा 600 इंटू 1.03, पॉइंट हटाया नीचे, 2 0 बढ़ाए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 103 इंटू 6, 6 रहता 18, ये गया 1 और ये हो गया 6, 618 आ जाए। चलो 618 ओम्स। उसके बाद दूसरा भी निकाल लो। ठीक है, मुझको थोड़ा जल्दी जल्दी खुद भी कर लो। तो R2 की जगह क्या ले लेंगे? 300 ब्रैकेट में 1.001 इंटू 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी R2 डैश इज इक्वल टू 300, और ये तो सेम ही रहेगा 1.03, तो इसकी वैल्यू R2 डैश इज इक्वल टू 300 समथिंग आ जाएगी, तो दिस 336 ओम्स। ठीक है, देख लेना करके कैलकुलेशन। तो ये आ गया R1 डैश R2 डैश। अब तुमको क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट ये चाहिए। तो इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको मिटा देते हैं, रफ कैलकुलेशंस है। तो R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू R1 डैश प्लस R2 डैश होता है। इसका मतलब R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू R1 और ये R2, इट इज 618 प्लस 336। तो इससे क्या मिला? R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू, दोनों जोड़ दो तो ये आ गया 954 ओम्स, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इसने पूछा था कि कितना इक्विवेलेंट है, तो वो निकाल लिया अपन ने 954 ओम्स। सिंपल किया, पहले एक बार R1 निकाला, दूसरा R2 निकाला, फॉर्मूले से 2 बार जोड़ दिया। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या? अल्फा इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट डैश को क्या अपन R इक्विवेलेंट इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट T लिख सकते हैं? तो यदि लिख सकते हैं तो ये वैल्यू डालो यहाँ पर, तो इट विल बी 954 विच इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब शुरुआत में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो R इक्विवेलेंट कितना था? 900 था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। R इक्विवेलेंट 900 था। अब 900 से बढ़ गया इस बार आंसर, 954 हो गया, तो यहाँ पे 900 डालेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। अब इससे हो जाएगा 954 डिवाइडेड बाय 900 विच इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू टी। इसका मतलब 954 बाय 900 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इक्विवेलेंट टी। इसका मतलब 954 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 900
इज इक्वल टू अल्फा इक्वलेंट टी, और टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, अब जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो टी जो है वो तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर है, तो टी हो जाएगा 50 माइनस 20, इसका मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो अल्फा इक्विवेलेंट है इसके बाद क्या लिख देंगे अपन 30। अब इसमें से इसको माइनस करो तो 54 आ रहा है ऊपर, नीचे आ रहा 900 इंटू 30 भी आ रहा, विच इज़ इक्वल टू अल्फा इक्विवेलेंट। तो 54 अपॉन 27,000 इज इक्वल टू अल्फा इक्विवेलेंट। इसको अपन 27 से कैंसिल कर सकते हैं 2 बार, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 1000। इसका मतलब अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 0.002, ठीक है 0.002 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स इसकी यूनिट होती है। तो ये अल्फा इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो यदि इस क्वेश्चन में तो मैं अल्फा इक्विवेलेंट ही पूछा होता, सिर्फ यही पूछा होता, तो हमें पहले क्या करना पड़ता, पहले हमें निकालना पड़ता R1, फिर निकालना पड़ता R2, तभी तो ये दोनों जुड़ के R इक्विवेलेंट डैश आते हैं, और R इक्विवेलेंट डैश को यहाँ लगा के फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इतनी स्टेप्स लगाने के बाद ये हमारा आंसर आ जाता, और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, लेकिन बचे हुए सारे क्वेश्चन छूट जाते। आ रही बात समझ में? बचे हुए सारे क्वेश्चन छूट जाते, क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर क्या, इसीलिए मैंने बोला एक फॉर्मूला की कॉपी बना लो। अगर अपन के पास अल्फा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा तो हम इतनी लंबी मेथड लगाएंगे क्यों, हम सीधे सीधे जो है वो अल्फा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो देखो कैसे करते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या था हमारे पास करने का सही तरीका, तो करने का सही तरीका ये था कि यहाँ पे तुमने अल्फा इक्विवेलेंट निकाला, ये पैरेलल का है, और ऐसे कैसे अल्फा इक्विवेलेंट तुम निकाल चुके सीरीज़ का, तो उसने इक्विवेलेंट ही पूछा है ना, तो ये लगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये फार्मूला लगाते तो ये सारे कैलकुलेशन इतने सारे जो लंबे चौड़े किए हैं किसी काम के नहीं है, डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे, ट्रिक बोल दो या फार्मूला बोल दो, क्या है, अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2, ये सीरीज़ में है, और अगर यही पैरेलल में पूछेगा तो यहाँ जो अल्फ़ा 1 है अल्फ़ा 2 हो जाएगा, और ये अल्फ़ा 1 है, यानी उसमें 1 के साथ 2 आता है, 2 के साथ 1 आता है, इसमें 1 1 2 2 साथ साथ आता है। तो देखो अल्फ़ा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पहले रेजिस्टेंस कितना था 600 ओम्स था, याद है, और उसका अल्फ़ा कितना था, उसका अल्फ़ा था 0.01, फिर R2 300 ओम्स था, उसका अल्फ़ा कितना था, R2 का अल्फ़ा कितना था 0.04, ऐसे ही दिया है ना 0.004, एक जीरो की गड़बड़ है, तो यहाँ 0.0, इट इज़ 0.004 अपॉन में R1 प्लस R2 यानी कि 600 प्लस 300। तो अल्फ़ा इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये सॉल्व करने से ये पॉइंट हटेगा, नीचे 1000 जाएंगे, 1000 जाएंगे तो 2 कट जाएंगे, तो ऊपर आएगा 0.6, नीचे आएगा 1.2, ठीक है ना, 4 3 12 हुआ ना ये, तो 1.2 आ जाएगा, 1.2। ये देख लो कैलकुलेशन कैसे करें मैंने, पॉइंट हटाया, नीचे लाया मैं 1000, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 12 आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 10 1.2 डिवाइडेड बाय 900 विच इज़ इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय 900। इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, या पॉइंट हटा दो यहाँ से तो 1 0 और आ गया। अब 9 से डिवाइड कर दो तो 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 0.002, ये इसका आंसर आएगा 0.002। ये पहले भी आया था देखो 0.002। तो पहले अपन ने क्या किया था, इतनी सारी स्टेप्स लगाई थी तब आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेशन किया ये पूरा, तब आया ये आंसर। लेकिन अब जो है वो सिर्फ इतने से में आ गया था, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये इसका आंसर है। चलिए अब ऊपर वाला मेथड भी लिख लीजिए और ये ट्रिक भी लिख लीजिए, ताकि याद रहे कि अपन ने जो पहले मेहनत कर ली है ये कैसे काम में आने वाली है। इसे पैरेलल में भी यूज़ हो सकता था। लिख लो इसको, पॉज दबाओ, पॉज दबाएं,
पॉज दबाएं। पॉज दबाएं। ठीक है, तो ये आज आपको समझ में आ गए दोनों क्वेश्चंस। तो आप ये फॉर्मूला और ऐड कर लें कॉपी में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। वैसे तो ये पहले ही पढ़ा देना था पर मैं भूल गया हूँ, इसलिए मैंने आज रिपीट कर दिया उसको। और अब अपन नेक्स्ट क्लास से जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहीं तक काज है। अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं नए सिरे से, बिल्कुल फ्रेश मूड में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट।